नमस्कार दोस्तों। माँ मुझसे पहले ही अपने दफ्तर से आ चुकी थी। वो रसोई घर में शायद चाय बना रही थी। मैं अपना बैग रखकर सीधी रसोई घर में पहुंच गई। माँ अनमनी थी, ऐसा उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। फिर कुछ अनचाहा घटा है, मैंने अनुमान लगा लिया। लड़के वालों की ओर से हर बार निराशा ही उनके हाथ लगी है। मैंने जानबूझकर माँ की उदासी का कारण न पूछा, क्योंकि दुखती रग पर हाथ धरते ही वे अपना धैर्य खो बैठती है और बाबूजी को याद करके घंटों रोती रहती। माँ ने मेरी और बिना देखे ही चाय का प्याला आगे बढ़ा दिया, जैसे थामे में बरामदे में कुर्सी पर आ बैठी। माँ अपने कमरे में चली गई थी, विषाद से मन भरा हुआ। पिछले 4 साल से माँ मेरे लिए वर की खोज में लगी थी, लेकिन अभी तक एक अदर लड़का नहीं जुटा पाई थी कि बेटी के हाथ पीले कर संतोष की सांस लेती। माँ अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में नहीं थी। अपने ब्राह्मणत्व का दर्प उन्हें किसी मोड़ पर संधि की स्थिति में ही नहीं आने देता था। मेरी अच्छी खासी नौकरी और ठीक ठाक रूप रंग होते हुए भी विवाह में विलंब होता जा रहा था। जो परिवार माँ को अच्छा लगता वो हमें अपनाने से इनकार कर देता, और जिनको हम पसंद आते उन्हें माँ अपनी बेटी देने से इनकार कर देती। शहर बंद होने के कारण मैं सड़क पर खड़ी खड़ी बेजार हो चुकी थी। कोई रिक्शा, बस, ऑटो रिक्शा आदि नहीं चल रहा था। घर से माँ ने वनीता की मोपेड भी नहीं लाने दी। हालांकि वनीता का कॉलेज बंद था, मुझे दफ्तर पहुंचना था, कई आवश्यक काम करने थे। न जाती तो व्यर्थ ही अफसर की कोप भाजन बनती। इधर उधर देखा, कोई जान पहचान का न दिखा। घड़ी पर निगाह गई तो पूरा 1 घंटा हो गया था खड़े खड़े। मैं सामने ही देखे जा रही थी। अचानक स्कूटर पे एक नौजवान आता दिखा। वो पास आता गया तो पहचान के चिन्ह उभर आए। यह तो शायद उदयन, हाँ वही था। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। वो भी मुझे पहचान गया। स्कूटर रेंगाता हुआ मेरे पास रुक गया। उदयन, मैंने धीरे से पूछा, शुभा तुम यहाँ अकेली खड़ी क्या कर रही हो? बस स्टॉप पर क्या करते हैं? दफ्तर जाने के लिए खड़ी थी, लेकिन लगता नहीं कि आज जा पाऊंगी। आज कितने अरसे के बाद दिखी हो तुम। शहर बंद ना होता तो शायद आज भी नहीं, कहकर वो हंसने लगा। और तुम बिल्कुल सही समय पर आए, कहकर मैं उसके पीछे बैठने का संकेत पाते ही स्कूटर पर बैठ गई। रास्ते भर उदयन और मैं कॉलेज से निकलने के बाद का ब्यौरा एक दूसरे को देते रहे। बस बीकॉम करके अपना व्यवसाय कर रहा था और मैं एमकॉम करके नौकरी करने लगी थी। मेरा दफ्तर आ चुका था। वो मुझे उतारकर अपने रास्ते चला गया। गोरा चिट्टा लंबी कदकाठी के सामूहिक व्यक्तित्व का स्वामी उदयन कितने वर्षों बाद मिला था। कॉलेज के समय कैसा दुबला पतला सरकंडे सा था। मैं उसे भूलकर दफ्तर के काम में उलझ गई। होश में तब आई जब छुट्टी का समय हुआ। अब जाऊंगी कैसे घर लौटकर? सोचती हुई बाहर निकल ही रही थी कि सामने गुलमोहर के पेड़ तले स्कूटर लिए उदयन खड़ा दिखाई दिया। उसने वहीं से आवाज दी, शुभा तुम। मैं आश्चर्य में पड़ी, उस तक पहुंच गई।
तुम्हें काम था कोई यहाँ? नहीं, तुम्हें लेने आया हूँ। सोचा छोड़ तो आया, लेकिन घर जाओगी कैसे? मैं आभार से भर उठी थी। उस दिन के बाद तो रोज ही आना जाना साथ होने लगा। हम साथ साथ घूमते हुए दुनिया भर की बातें करते। एक दिन उदयन घर आया तो माँ को उसका विनम्र व्यवहार और सौम्य व्यक्तित्व प्रभावित कर गया। छोटी बहन वनीता बड़े शर्मीले स्वभाव की थी। वो तो उसके सामने आती भी नहीं थी। वो आता और मुझसे बात करके चला जाता। मैं वनीता को चाय बनाकर लाने के लिए कहती, लेकिन वो ना आती। एक बार मैं कितने ही दिनों से महसूस कर रही थी। मुझे बार बार लगता कि उसे उदयन कुछ कहना चाहता है, लेकिन कहते कहते जाने कुछ सोचकर रुक जाता है। किसी अनकही बात को लेकर बेचैन सा वो महीनों से मेरे साथ चल रहा था। एक दिन उदयन मुझे स्कूटर से उतार कर चलने लगा तो मैंने ही उसे घर में बुला लिया। अंदर आओ, एक प्याला चाय पीकर जाना। वो मासूम बालक सा मेरे पीछे पीछे चला आया। माँ घर में नहीं थी और वनीता भी कॉलेज से नहीं आई थी, सो चाय मैंने ही बनाई। चाय के दौरान शुभा एक बात कहूँ, कहते कहते ही उसे जोर से खांसी आ गई। गले में शायद कुछ फंस गया था। वो बुरी तरह खांसने लगा। मैं दौड़कर गिलास में पानी ले आई और गिलास उसके होठों से लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगी। खांसी का दौर समाप्त हुआ तो मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। आंखों में खांसी के कारण आंसू भर आए थे। उदयन, क्या कहने जा रहे थे तुम? अरे भाई, ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण खांसी आने लगी? सुनकर वो हंसने लगा। शुभा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अधूरा वाक्य छोड़कर नीचे देखने लगा और मैं शर्मा कर गंभीर हो उठी और लाज की लाली मेरे मुख पर दौड़ गई। उदयन यही बात कहने के लिए तो मैं न जाने कब से सोच रही थी। धीरे से कहकर मैंने उसके प्रेम निवेदन का उत्तर दे दिया था। दोनों अपनी अपनी जगह चाय बैठे पी रहे थे। लग रहा था इन वाक्यों को कहने के लिए ही हम इतने दिनों से न जाने कितनी बातें बस ऐसे ही करे जा रहे थे। एक दूसरे से दृष्टि मिला पाना कैसा दुर्भर लग रहा था। शाम खुशनुमा हो रही थी और अनुपम सुनहरी आभा बिखेरती जीवन के हर पल पर उतर रही थी। मौसम का हर दिन रंगीन हो उठा था। मैं और उदयन पखेरुओं के से पंख लगाए प्रीति के गगन पर उड़ चले थे। हम लोग एक जाति के नहीं थे, लेकिन आपस में विवाह करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। झरझर बरसता सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी। पत्तों पर टपकती जल की बूंदें कैसी शरारती लगती थी। अकेले में गुनगुनाने को जी करता था। उदयन का साथ पाकर सारी सृष्टि इंद्रधनुषी हो उठती थी। सोनपुर चलोगी शुभा? एक दिन उदयन ने पूछा था। मेला दिखाने ले चलोगी? हाँ। माँ हमारे साथ जा नहीं सकती थी और अकेले उदयन के साथ मेरा जाना उन्हें मंजूर नहीं था। अतः मैंने वनीता से अपने साथ चलने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। पगली, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, यही है ना तेरी दिनचर्या? बाहर निकलेगी
तो मन बहल जाएगा। मैंने उसको समझाकर तैयार कर लिया था। हम तीनों साथ ही गए। मैं बीच में बैठी थी। उदयन और वनीता मेरे इधर उधर बैठे थे। बस की सीट पर। इस यात्रा के बीच वनीता थोड़ा बहुत खुलने लगी थी। उदयन के साथ मेले की भीड़ भाड़ में हम एक दूसरे का हाथ थामे घूमते रहे थे। उदयन लगभग रोज ही हमारे घर आता था, लेकिन अब हमारी बातों के बीच वनीता भी होती। मैं सोचती थी कि उदयन बुरा मानेगा कि हर समय छोटी बहन को साथ रखती है, इसलिए मैंने एक दिन वनीता को किसी काम के बहाने दीपा के घर भेज दिया था। लेकिन थोड़ी देर वनीता ना दिखी तो उदयन के ने पूछ ही लिया, वनीता कहाँ है? काम से गई है दीपा के यहाँ। मैंने अनजान बनते हुए कह दिया। उस दिन तो वो चला गया, लेकिन अब जब भी आता वनीता से बातें करने को आतुर रहता है। यदि वो सामने ना आती तो उसके कमरे में पहुंच जाता। मैंने उदयन से शीघ्र शादी करने को कहा था, लेकिन वो कहाँ माना था। अभी क्या जल्दी है शुभा, मेरा काम ठीक ठीक से जम जाने दो। कब करेंगे हम लोग शादी? उदयन, बस साल डेढ़ साल का समय दे दो शुभा। मैं क्या कहती, चुप हो गई। मेरी भी तरक्की होने वाली थी, उसमें तबादला भी हो सकता था। सोचा शायद दोनों के ही हित में है। अब जब भी उदयन आता वनीता उससे खूब खुल के बात करती। वो मजाक करता तो वो हंसकर उसका उत्तर देती थी। धीरे धीरे दोनों भौड़े मजाकों पर उतर आए। मुझसे सुना नहीं जाता था, आखिर कहना ही पड़ा मुझे, उदयन अपनी सीमा मत लांघो। उस लड़की से ऐसी बातें। मेरी इस बात का असर तो हुआ था उदयन पर, लेकिन साली के रिश्ते की आड़ में उसने अपने अनर्गल बोलों को छिपा दिया था। अब वो संयत होकर बोलता था, फिर भी कहीं ना कहीं से उसका अनुचित आशय झलक ही जाता। वनीता को मेरा यह मर्यादित व्यवहार करने का सुझाव अच्छा ना लगा। मैं दिन पर दिन यही महसूस कर रही थी कि वनीता उदयन की ओर अदृश्य डोर से बंधी खिंची जा रही है। उदयन से कहा तो वो यही बोला था, शुभा ये तुम्हारा व्यर्थ का भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं है जिस पर तुम्हें आपत्ति हो। छुट्टी का दिन था, माँ घर पर नहीं थी। वनीता दीपा के घर गई थी। अकेली उब चुकी थी मैं। सोचा कि घर की सफाई करनी चाहिए। हफ्ते भर तो व्यस्तता रहती है। माँ की अलमारी साफ कर दी, फिर अपनी और फिर वनीता की किताबें हटाई ही थी कि किसी पुस्तक से उड़न का फोटो मेरे पाँव के पास आकर गिरा। फोटो को देखते ही मेरा मन कैसी कटीली झाड़ी में उलझ गया था कि निकलने के सब प्रयत्न व्यर्थ हो गए थे। लाख कोशिशों के बावजूद क्या मैं अपने मन को समझा पाई? पर मेरी आशंका गलत कहाँ थी? वनीता शाम को लौटी तो मैंने उसे समझाने की चेष्टा की। देख वनीता, क्यों उड़न के चक्कर में पड़ी है? वो शादी का वादा तो किसी और से कर चुका है। जिस बहन के मुख से कभी बोल भी नहीं फूटते थे, आज वो यूँ दावानल उगलने लगी। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। वनीता गुस्से से फट पड़ी। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो दीदी?
हर समय तुम इसी ताक झांक में लगी रहती हो कि मैं उदयन से बात तो नहीं कर रही। मैं क्यों ताक झांक करूंगी? मैं तो तुझे समझा रही हूँ। मैंने धीरे से कहा। क्या समझाना चाहती हो दीदी? मुझे बोलो, क्या समझाना चाहती हो? क्या कहती? मैं चुप ही रही। सोचने लगी आज वनीता को क्या हो गया है। इसका मुख तो दीदी दीदी कहते थकता नहीं था, आज ये ऐसी सीधी पड़ गई। देख वनीता, तुझे क्या मिल जाएगा उदयन को मुझसे छीन कर? मैंने सीधा प्रश्न किया। किससे? किसे छीन कर? वो वितृष्णा से भर उठी। मैंने किसी से नहीं छीना, उसे वो मुझे मिला है। फिर तुम उद्यान को क्यों नहीं रोकती? मैं बुलाती हूँ क्या उसे? उसने तड़ाक से ये वाक्य मेरे मुख पर दे मारा। अंधे कुएं में धसी जा रही थी मैं। माँ बुलाती रही खाने के लिए, लेकिन मैं सुनना कहाँ चाहती थी। माँ सिर में दर्द है कहकर किसी तरह उनसे निजात पा गई, लेकिन वो मेरे बहानों को कहाँ अंगीकार कर पाई थी। शुभा, क्या हुआ बेटी? कई दिन से तू उदास है। मेरी रुलाई फूट पड़ी थी। रोती रही मैं और वो मेरे सिर दबाती रही। क्या कहती माँ से? कैसे कहती कि मेरी छोटी बहन ने मेरे प्यार पर डाका डाला है? और क्या न्याय कर पाती हुई इसका? उनके लिए तो दोनों बेटियां बराबर थीं। वनीता ने मेरे साथ बोलचाल बंद कर दी थी। उदयन ने भी घर आना छोड़ दिया था। हम दोनों बहनों की रस्साकशी से तंग आकर वो किनारे हो गया था। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। अजीब हाल था मेरा। रुग्ण थी काया और संतप्त मन लिए बस जी रही थी। दफ्तर में मन नहीं लगता था और घर में वनीता का गुरूर भरा चेहरा देखकर कितने अनदेखे दंश खाए थे अपने मन पर। हिसाब नहीं था मेरे पास। तनाव भरे माहौल को माँ टटोलने की कोशिश करती रहती, लेकिन उन्हें कौन बताता। वनीता, तूने मुझसे बोलना क्यों बंद कर दिया था? एक दिन मैं हारी हुई आवाज़ में बोली थी। सोचा शायद सुलह का कोई झरोका मन के आर पार देखने को मिल जाए। समझाने बुझाने से वनीता रास्ते पर आ जाए, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उदयन के बिना जी नहीं सकती। क्या करोगी मुझसे बोलकर दीदी? मैं तो उदयन को छीन ले गई तुमसे। क्या झूठ कह रही हूँ? बिल्कुल सच कहती हूँ। लेकिन मेरा दोष कितना है इसमें, ये तुम भी जानती हो। उसका सपाट सा उत्तर मिल गया था मुझे। तो तू नहीं छोड़ेगी उसे? मैंने आखिरी प्रश्न किया था। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, कहती हुई वो घर से बाहर हो गई। मैंने इधर उधर देखा था, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। मुझे डर लगने लगा था। दौड़कर मैं दीपा के घर पहुंची। वहां जाकर जान में जान आई, क्योंकि वनीता वहीं थी। तुम दोनों बहनों को क्या हो गया है? पागल हो गई हो क्या उस लड़के के पीछे? दीपा क्रोध में बोल बोल रही थी। वो मुझे समझाती रही, देखो शुभा, उदयन वनीता को चाहने लगा है और यह भी उसे प्यार करती है। ऐसी स्थिति में तू रोक कैसे सकती है इन्हें? पगली, तू कहाँ तक रोक बांध लगाएगी इन पर?
यदि तू उद्यन से विवाह भी कर लेगी तब भी इनका प्यार नहीं मिट पाएगा, बल्कि और बढ़ जाएगा। जीवन भर तुझे अवमानना ही झेलनी पड़ेगी। तू क्यों उद्यन के लिए परेशान है? वो तेरे प्रति ईमानदारी होता तो विकट स्थिति आती आज। रात भर जैसे कोई मेरे मन के कपाट खोलता रहा कि मृग मरीचिका के पीछे कहाँ तक दौड़ूंगी और कब तक। उदयन मेरे लिए एक सपना था जो आँख खुलते ही विलीन हो गया, कभी न दिखने के लिए। एक दिन माँ ने कहा, बेटी, उदयन 1.5 साल तक शादी नहीं करना चाहता था। अब तो 1.5 साल भी बीत गया। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह की मान्यता देने के पश्चात चिंतित स्वर में पूछा था, माँ, अब करेगा शादी? वो वादा खिलाफी नहीं करेगा। शादी की तैयारियां होने लगी थी। मैंने दफ्तर से कर्ज ले लिया था। माँ भी बैंक से अपनी जमा पूंजी निकाल लाई थी। कार्ड छपने की बारी थी। माँ ने कार्ड का विवरण तैयार कर लिया। शुभा वेड्स उदयन। मैंने माँ के हाथ से वो कागज ले लिया। वो निरी सी पूछने लगी, क्यों? अंग्रेजी के बजाय हिंदी में कार्ड छपवाएगी? नहीं माँ, नहीं, आपने तनिक सी गलती कर दी। वनीता वेड्स उदयन लिखकर वो कागज मैंने माँ को लौटा दिया। क्या? ये क्या? माँ हक्की बक्की रह गई थी। हाँ माँ, यही ठीक है। उद्यन और वनीता की शादी होगी। मेरी मंजिल तो अभी बहुत दूर है। घबराते नहीं माँ, कहकर मैंने माँ की आंखों से बहते आंसू पोंछ डाले। तो दोस्तों, ये थी कहानी जब एक बहन ने ही अपनी बहन का प्यार छीन लिया। होता है ऐसा समाज में, कोई नया नहीं है, लेकिन बहुत इमोशनल कहानी है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा ज़रूर और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी। और यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।